हेलो बच्चों। तो आपका YouTube पर खूब प्यार मिल रहा है। इस चीज़ को देखते हुए हमने एक नई क्लास आपके लिए लॉन्च की है बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि नीट के अंदर बायोलॉजी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। 360 नंबर का अकेला बायोलॉजी का पेपर आता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक नीट की क्लास भी आपकी स्टार्ट करनी थी। तो आज से आपकी बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ कम सर। तो ये सर आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है। आप जितना ज़्यादा प्यार दोगे उतनी ज़्यादा आपकी और अच्छी क्लासें आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ओके। तो वेलकम सर। थैंक यू सर। ओके। गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि अभी सर ने बताया कि हमारे चैनल पर अब फिजिक्स के साथ साथ बायोलॉजी की भी क्लासेस स्टार्ट की जा रही है। और सर ने अभी आपको ये बताया कि नीट के एग्ज़ाम में बायोलॉजी 360 मार्क्स की कवर होती है, जिसमें 45 क्वेश्चंस हमारे बॉटनी से आते हैं और 45 क्वेश्चंस हमारी जूलॉजी से आते हैं। तो आज से हम हमारी बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और डेली हमारे अल्टरनेट फॉर्म में वीडियोस आएंगे, जिसमें फर्स्ट डे 11th के और नेक्स्ट डे 12th के वीडियोस आएंगे। तो आप सभी जो है नोट्स बनाते रहिए हमारे साथ। आपके नीट तक के सफर को हम बहुत इजी बना देंगे। ओके बच्चों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 720 मार्क्स के पेपर में से 360 मार्क्स की क्या है, बायोलॉजी है। ओके, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसा मानते हैं या सोचते हैं या कई बार मुझे बोल भी चुके हैं कि बायोलॉजी रटने वाली सब्जेक्ट है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। बायोलॉजी रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, हालांकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में आप इसको इजी कह सकते हैं, बट ये रटने वाली नहीं है। ओके, तो आप हमारे साथ इसको पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी और याद भी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप नोट्स बनाते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का हमारा पहला टॉपिक, हमारी पहली यूनिट, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो डाइवर्सिटी के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी अर्थ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं, नदियां हैं, महासागर है, मरुस्थल है, झरने हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव फ्लावर्स हैं, अट्रैक्टिव एनिमल्स हैं। तो इतनी सारी चीजें होने के बाद हम थोड़ा सा शौक तो होना बनता ही है कि यार इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारी अर्थ पे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट जो यूनिट है उसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ओके, देखो बच्चों, जब भी आप एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे तो यूनिट स्टार्ट करने से पहले हमारी एनसीईआरटी साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन देती है यूनिट स्टार्ट करने से पहले। ओके, और उस साइंटिस्ट के डिस्क्रिप्शन में से भी एनटीए बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, जो हम जनरली स्किप कर देते हैं कि यार नहीं, ये तो साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन है, ये क्या आएगा एग्जाम के अंदर। बट ऐसा नहीं है, वहां से भी क्या आ सकता है, क्वेश्चन पुट हो सकता है नीट के अंदर। ओके, तो हम उस साइंटिस्ट के डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ेंगे कि कौन सा साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या वर्क किया है, ठीक है, कौन कौन से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं या उन्हें किस नाम से जाना जाता है। ओके, तो हमारे इस यूनिट के यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के जो यूनिट है उसके सबसे पहले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। कौन सा साइंटिस्ट है बेटा? उनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। ओके, इस साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और अर्नेस्ट मेयर को हम 20वीं शताब्दी का डार्विन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? 20वीं शताब्दी का डार्विन। ओके, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से पुट हो रहा है
कि 20वीं शताब्दी का डार्विन या डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी किसको कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं अर्नेस्ट मेयर। ओके, दूसरा क्वेश्चन। ओके, अर्नेस्ट मेयर ने जाति की जैविक संकल्पना प्रस्तुत की थी। जाति की जैविक संकल्पना मतलब बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। ओके, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जाति की जैविक संकल्पना प्रस्तुत की, यानी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो जाति की जैविक संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, अर्नेस्ट मेयर ने। क्या होता है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, तो उन्होंने बताया कि सदस्य जो आपस में प्रजनन करते हैं और प्रजननशील संतति को पैदा करते हैं। वापस से सुनना बच्चों, बहुत अच्छे से सुनना, कि सदस्य जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं और प्रजननशील संतति उत्पन्न करते हैं वे सदस्य एक ही जाति के होंगे। इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, कि सदस्य जो आपस में प्रजनन करते हैं तथा प्रजननशील संतति उत्पन्न करते हैं वे सभी सदस्य एक ही जाति के होंगे। वे सभी सदस्य क्या होंगे, एक ही जाति के होंगे। ठीक है, सदस्य जो आपस में प्रजनन करते हैं तथा प्रजननशील संतति उत्पन्न करते हैं वे सभी सदस्य एक ही जाति के होंगे। बट बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पर लागू नहीं होता है। किस पर लागू नहीं होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पर लागू नहीं होता है। ठीक है, क्यों, अब यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है यानी एक कोशिकीय जीव, जैसे कि हम बात करते हैं बैक्टीरिया। ओके, जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, बैक्टीरिया की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ये जो नियम है या ये जो संकल्पना है वो लागू नहीं होती है, क्योंकि ये एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया है, ये सारे एक जैसे दिखते हैं बट आपस में प्रजनन नहीं करते हैं। एक जैसे होने के बाद में भी ये आपस में प्रजनन नहीं करते हैं। तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज उन जीवों के लिए लागू होती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी लैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन करने वाले जीवों के लिए जो यूनिसेलुलर है उनके लिए ये संकल्पना लागू नहीं होती है। क्लियर, तो यहां से भी क्वेश्चन पुट हो गया। ओके, तीसरा जो पॉइंट है अर्नेस्ट मेयर के बारे में, अर्नेस्ट मेयर को अपने कार्यों के लिए 3 बड़े बड़े पुरस्कार दिए गए, इसलिए अर्नेस्ट मेयर को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ओके, तो यहां से 3 कॉन्सेप्ट निकल रहे हैं बच्चा। पहला, 20वीं शताब्दी का डार्विन किसे कहा जाता है, अर्नेस्ट मेयर। जाति की जैविक संकल्पना किसने प्रस्तुत की, अर्नेस्ट मेयर। जाति की जैविक संकल्पना क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पर लागू होती है, तो हम कहेंगे नहीं होती है, केवल लैंगिक जनन करने वाले जीवों पर ये लागू होती है, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों पर ये क्या होती है, लागू होती है। और नेक्स्ट, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तब भी हमारा आंसर क्या होगा, अर्नेस्ट मेयर। तो इस छोटे से साइंटिस्ट के डिस्क्रिप्शन में 3 क्वेश्चन आ गए बेटा। ठीक है, जो नीट आपसे पूछ सकता है। तो साइंटिस्ट के डिस्क्रिप्शन को आपको स्किप नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारे साथ नोट्स कंटिन्यूअसली बनाते हुए चलिए आप। ओके,
तब हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का, और फर्स्ट चैप्टर का नेम है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। इसके अंदर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजी। नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजी। ओके, तो इसके अंदर हमारी जो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आती है बेटा वो है साइंस। पहली टर्मिनोलॉजी कौन सी है? साइंस। क्या होता है साइंस? ओके, साइंस जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से। ओके, साइंस एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, साइंटिया। ओके, तो साइंस वर्ड derived from a Latin word which is scientia. Okay, it means knowledge. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? नॉलेज। क्लियर? स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ओके, साइंटिया का मतलब क्या है? नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है जानना, कि हम अलग अलग प्लांट्स के बारे में या अलग अलग एनिमल्स के बारे में या माइक्रोब्स के बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हैं, वही क्या है बेटा? साइंस है। तो साइंस एक लैटिन भाषा के शब्द से निकला है साइंटिया, जिसका मतलब होता है नॉलेज। क्लियर बात? कोई प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? जीव विज्ञान। ओके, तो जीव विज्ञान जो शब्द है वो लैमार्क और ट्रीवेरेनस ने दिया था 1802 के अंदर। ठीक है, तो एक नया क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं। बायोलॉजी वर्ड given by Lamarck and Treviranus in 1802। ओके, तो बायोलॉजी वर्ड किसने प्रतिपादित किया? लैमार्क और ट्रीवेरेनस ने प्रतिपादित किया था 1802 में। ठीक है, देखो बायोलॉजी की अगर हम बात करें, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी जो है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस और लोगोस। ठीक है, तो बायोलॉजी वर्ड किससे मिलकर बना हुआ है? टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज बायोस, ओके, एंड सेकंड इज लोगोस। ओके, फर्स्ट कौन सा है? कौन सा ग्रीक वर्ड है? बायोस, और सेकंड जो ग्रीक वर्ड है वो कौन सा है? लोगोस। ओके, अब बायोस जो है इट मींस लाइफ। बायोस मींस क्या हो गया? लाइफ। एंड लोगोस का मींस क्या हो गया? स्टडी। तो हमें कह सकते हैं कि बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जीवन के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो बायोलॉजी इज कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। First is bios and second is logos. Bios means life, logos means study. तो study of life it's called biology. It's that clear बच्चों? Okay. तो हम next पढ़ते हैं father of biology. Father of biology. तो father of biology कौन है बेटा? एरिस्टोटल। ठीक है, और एरिस्टोटल को हिंदी के अंदर कहा जाता है अरस्तु। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक है एरिस्टोटल, जिसको हम बोलते हैं अरस्तु। इट्स दैट क्लियर? अब बायोलॉजी जो है उसको तीन ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। कितनी ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है बायोलॉजी को? तीन ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ओके, जिसमें बायोलॉजी की जो फर्स्ट ब्रांच है वो है बॉटनी। बायोलॉजी की फर्स्ट ब्रांच कौन सी है? बॉटनी।
सेकंड जो ब्रांच है वो कौन सी है, जूलॉजी, और थर्ड ब्रांच जो है वो है माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है, बॉटनी को बेटा हम हिंदी के अंदर कहते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी को हम कहते हैं जंतु विज्ञान, और माइक्रोबायोलॉजी को हम कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। ओके, बॉटनी मीन्स क्या हो गया, वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी मीन्स जंतु विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी मीन्स सूक्ष्म जीव विज्ञान। और इन्हीं के नाम से पता चल रहा है कि बॉटनी के अंदर हम किसका स्टडी करेंगे, प्लांट्स का। जूलॉजी के अंदर हम किसका स्टडी करेंगे, एनिमल्स का। और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम किसका स्टडी करेंगे, माइक्रोब्स का, यानी सूक्ष्म जीवों का, लाइक बैक्टीरिया। ओके, तो बॉटनी के अंदर हम किसका स्टडी करते हैं बेटा, प्लांट्स का। तो इन बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, okay, in zoology study of animals, and microbiology study of माइक्रोब्स। ओके, तो स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, बॉटनी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी। एंड जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, वो कौन सी है, माइक्रोबायोलॉजी। तो जैसे हमने फादर ऑफ बायोलॉजी पढ़ा अरस्तु, वैसे ही बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के भी फादर है, जनक है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बॉटनी के फादर की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो फादर ऑफ बॉटनी, अगर हम बॉटनी के फादर की बात करते हैं तो बॉटनी के फादर है थियोफ्रेस्टस। कौन है बेटा, थियोफ्रेस्टस। बॉटनी के फादर कौन है, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, अगर हम जूलॉजी की बात करते हैं तो जूलॉजी के जो फादर है, जैसे जो बायोलॉजी के फादर है वही जूलॉजी के फादर है, एरिस्टोटल। ओके, और माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी के फादर है ल्यूवेनहॉक। क्लियर, तो यहां पर बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस, जूलॉजी के फादर एरिस्टोटल, माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, ल्यूवेनहॉक। वापस से रिपीट कर लेते हैं। साइंस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड व्हिच इज साइंटिया, व्हिच मींस इज कॉल्ड knowledge. Biology, word given by Lamarck and Treviranus in 1802. Biology is consist of two Greek words. First is bios and second is logos. Bios means life, logos मतलब study, and study of life is called biology. Biology को तीन शाखाओं में बांट दिया गया, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, माइक्रोबायोलॉजी के फादर है ल्यूवेनहॉक। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इट्स ए बेसिक, ओके, बायोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो यही है। ओके, आपको एनसीईआरटी का एक एक लाइन हम टच करवाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने में, एक एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो डोंट वरी, आगे बढ़े। अब देखिए, जो हमारा चैप्टर है उसमें लिविंग एक वर्ड दिया हुआ है, लिविंग। ओके, इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। लिविंग, लिविंग का मतलब है लाइफ, और लाइफ कौन है, ऑर्गेनिज्म। लाइफ कौन होता है बेटा, ऑर्गेनिज्म होता है। और जो आप अपने आसपास देख रहे हो, टेबल, कुर्सी, ठीक है, बेड, ये मार्कर, ओके, ये सारे के सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है लिविंग में और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। ओके, तो हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
कि क्या प्रॉपर्टीज होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो देखो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो होती है डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन। यानी जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, उनका जो शेप है वो क्या है? डिफाइन है। ठीक है, सारे के सारे जीव एक डिफाइंड शेप के हैं। ओके, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है हैव सेलुलर नेचर। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से मिलकर बने हुए हैं। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है सेलुलर इन नेचर। अब चाहे आप यहां पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर लीजिए या आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर लीजिए। यूनिसेलुलर मींस एक कोशिकीय जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ओके, और मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय, जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी मेड अप ऑफ मैनी सेल। ओके, तो ऑर्गेनिज्म का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? सेलुलर होता है। ओके, तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो होती है शो मेटाबॉलिज्म। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब उपापचय दर्शाते हैं। उपापचय क्या होता है? सम ऑफ द टोटल केमिकल रिएक्शन विच इज अकरिंग इन आवर बॉडी। यानी हमारे शरीर में होने वाली समस्त जैविक रासायनिक क्रियाओं का योग ही क्या कहलाता है? उपापचय कहलाता है। और जितने भी जीव हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, दोनों जीव क्या शो करेंगे? मेटाबॉलिज्म शो करेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं है। ओके, जो थर्ड प्रॉपर्टी है, सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो है एबिलिटी टू लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ओके, कि एबिलिटी है लोकोमोशन की और मूवमेंट की। समझ में आया? लोकोमोट भी कर सकते हैं वो, मूवमेंट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहां से यहां चल रहा हूं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। क्लियर? और अगर एक ही जगह पे मैं खड़ा हूं और मेरे ये हाथ ये क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? हम मूवमेंट बोलते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना लोकोमोशन, और अपने ही अंगों को एक ही स्थान पर या अलग अलग जगह पे जाके क्या करना? हिलाना डुलाना, वही क्या होता है? मूवमेंट होता है। ओके, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हैविंग सेंस ऑर्गन एंड रिसेप्टर्स। इनके पास में क्या होता है? संवेदी अंग होते हैं। जैसे कि हमारे पास में है आंख है, नाक है, कान है, टंग यानी जीभ है, स्किन त्वचा है, ये सभी के सभी क्या है? सेंस ऑर्गन्स है। ये नॉन लिविंग थिंग्स के पास में नहीं होती है। ओके, तो हैविंग सेंस ऑर्गन एंड रिसेप्टर्स, इट्स ए बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, शो अडेप्टेशन। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अडेप्टेशन शो करते हैं, यानी अनुकूल शो करते हैं। किसी भी स्थान पर ये रह सकते हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं? अनुकूल होने की क्षमता रखते हैं। तो ये क्या है? अडेप्टेशन। ओके, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो है शो वेरिएशन। विभिन्नताएं भी रखते हैं। ठीक है, और विभिन्नताएं कौन से रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है। क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर विभिन्नताएं नहीं आती है, वहां पर क्लोन बनते हैं। क्लोन मींस कि जो प्रोजेनी है वो उनके पेरेंट्स से जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होगी? आइडेंटिकल होगी, समानताएं रखेगी। इसलिए क्लोन नहीं बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशंस आते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं? वेरिएशन शो करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, एबल टू रिप्रोड्यूस, यानी ये रिप्रोडक्शन करने की क्या करते हैं? क्षमता भी रखते हैं। नेक्स्ट, हैव
रेगुलेटरी मैकेनिज्म, यानी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मैकेनिज्म चल रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी उनको क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है, खुद से रेगुलेट कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास में रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी प्रेजेंट होता है। इट्स दैट क्लियर? तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आप इन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग थिंग्स है। इट्स दैट क्लियर? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर बच्चों? ओके, अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है उसका? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन के स्तर। ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के स्तर। तो हमारा जो पहला लेवल है वो होता है बेटा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जिसको हम बोलते हैं जैव मंडल, ठीक है। बायोस्फीयर के बाद में आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो आता है कम्युनिटी, और कम्युनिटी को हम बोलते हैं समुदाय। इसके बाद आते हैं बेटा पॉपुलेशन, जिसको हम बोलते हैं जनसंख्या। फिर आता है ऑर्गेनिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जीव, ठीक है। जीव के बाद में आते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के बाद आते हैं ऑर्गन। ऑर्गन के बाद आते हैं टिश्यू। टिश्यू के बाद में आता है बेटा सेल। सेल के बाद आता है सेल ऑर्गेनेली, और सेल ऑर्गेनेली के बाद में आते हैं मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के बाद में आते हैं बेटा एटम्स। ओके, तो ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम को आप बोल सकते हो अंगतंत्र, ऑर्गन को आप बोल सकते हैं अंग, टिश्यू को हम बोलते हैं ऊतक, सेल को हम कहते हैं कोशिका, सेल ऑर्गेनेली को हम बोलते हैं कोशिकांग, ओके। मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं अणु, और एटम्स को हम बोलते हैं परमाणु। क्लियर? इसको अब पढ़ लें डिटेल में। ओके, हम बायोस्फीयर की अगर अपन बात करें, ठीक है, बायोस्फीयर मींस जैव मंडल, जहां जहां लाइफ एग्जिस्ट कर रही है अर्थ पर, जहां जहां जीवन का अस्तित्व है, वो सब किसके अंदर इंक्लूडेड है, बायोस्फीयर में। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं जैव मंडल में एटमॉस्फेयर की बात कर सकते हैं, यानी वायुमंडल, स्थल मंडल लिथोस्फेयर, और जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर। तो जैव मंडल में कौन कौन इंक्लूड हो गया? जैव मंडल के अंदर इंक्लूड हो गया है बायोस्फीयर के अंदर एटमॉस्फेयर, ओके। और कौन इंक्लूड है? हाइड्रोस्फीयर, और कौन इंक्लूड है? लिथोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर को हम बोलते हैं स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर को हम बोलते हैं जल मंडल, और एटमॉस्फेयर को हम बोलते हैं वायुमंडल। तो तीनों, यानी यहाँ पर तीनों जगह पर क्या है, लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, जो किसके अंदर इंक्लूडेड है, बायोस्फीयर के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। ओके, इकोसिस्टम में क्या होगा, इन ए पर्टिकुलर एरिया। सबसे पहले तो यहां पर हम लिख सकते हैं पर्टिकुलर एरिया, इट मींस एक निश्चित क्षेत्र के अंदर
जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ओके, और जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। यानी पर्टिकुलर एरिया में बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं क्या, पारिस्थितिकी तंत्र। अब बायोटिक से तो आप समझ ही गए होंगे भाई जैविक है, और जैविक के अंदर जितने भी जीव हैं सब इंक्लूडेड है। एबायोटिक के अंदर आप लिख सकते हैं डायरेक्टली एनवायरमेंट। क्या लिख सकते हैं बेटा, एनवायरमेंट, जैसे कि लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, एयर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, सॉइल हो गई, ठीक है, ये सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स का बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ में जो रिलेशनशिप है इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक निश्चित क्षेत्र में, उसी को हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। ओके, कम्युनिटी की अगर अपन बात करें तो कम्युनिटी में क्या होगा, इन ए पर्टिकुलर एरिया, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, ये सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, कम्युनिटी के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो पर्टिकुलर एरिया, ओके, इन ए पर्टिकुलर एरिया डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स आर इंक्लूडेड या आर फॉर कंबाइंडली फॉर्म कम्युनिटी। इट्स दैट क्लियर। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। ओके, तो पॉपुलेशन क्या हो गया, individual of a same species in a particular area, एक ही जाति के बहुत सारे सदस्य मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जनसंख्या का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बेटा, जनसंख्या का निर्माण करते हैं। ओके, और ऑर्गेनिज्म की अगर अपन बात करें तो ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिज्म इज इंडिविजुअल। ऑर्गेनिज्म क्या है, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल ऑफ ए लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स का जो एक सिंगल इंडिविजुअल है वही क्या है, ऑर्गेनिज्म है। यानी अपन क्या है, मैं क्या हूं, एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आप क्या हो, एक ऑर्गेनिज्म। क्लियर। तो ऑर्गेनिज्म यानी सिंगल इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन, ठीक है, इट्स कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम की अगर अपन बात करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन सिस्टम क्या है बेटा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी ऑर्गन्स का जो ग्रुप है वही क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। और हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारी बॉडी में, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, इतने सारे सिस्टम है हमारी बॉडी में, और सारे सिस्टम मिलकर ही एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गन्स क्या है, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ टिश्यू मींस ऑर्गन, यानी अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज हैं मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल, यानी कोशिकाओं का जो समूह है वो क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। सेल क्या है, सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। क्या है ये, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सेल होती है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेली की अगर अपन बात करें तो सेल ऑर्गेनेली क्या होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपैरेटस, ओके, एंड लाइसोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स, पेरोक्सिसोम, स्फीरोसोम्स, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सेल ऑर्गेनेली है। तो व्हाट इज सेल ऑर्गेनेली, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन ए सेल। ओके, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेली होते हैं। क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेली। मॉलिक्यूल्स तो आप जानते ही हो, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलते हैं तब मॉलिक्यूल बनता है, और एटम्स स्मॉलेस्ट लेवल, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का। इट्स दैट क्लियर। तो जब दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, मॉलिक्यूल मिलकर सेल ऑर्गेनेली बनाते हैं।
एक से ज्यादा या दो से ज्यादा सेल ऑर्गेनेली मिलकर क्या बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं। ठीक है, सेल्स का जो ग्रुप होता है वो टिश्यू बनाते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तब जाके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। जब एक ही जाति के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है तो वो एक पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं, और जब बहुत सारी पॉपुलेशन मिलकर एक कम्युनिटी बनाती है, और वो कम्युनिटी एक पर्टिकुलर एरिया में जब अपने एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करती है तो उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। और बहुत सारे जब इकोसिस्टम मिल जाते हैं तब बनता है बेटा बायोस्फीयर। ओके, तो ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां से 3 क्वेश्चन पुट हो रहे हैं। कितने क्वेश्चन पुट हो रहे हैं? 3 क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट एट मॉलिक्यूलर लेवल, यानी सबसे छोटी इकाई आणविक स्तर पर। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट एट मॉलिक्यूलर लेवल। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन तो यहां से पुट हो रहा है कि सबसे छोटी यूनिट का नाम बताओ जो आणविक स्तर पर है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन हमारा यहां से पुट होता है वो है स्मॉलेस्ट यूनिट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, यानी सूक्ष्मदर्शीय स्तर पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सूक्ष्मदर्शीय स्तर पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है? और हमारा जो तीसरा क्वेश्चन यहां से पुट हो रहा है वो है स्मॉलेस्ट यूनिट एट इकोसिस्टम लेवल, यानी पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो 3 क्वेश्चन हमने यहां से पुट किए। स्मॉलेस्ट यूनिट एट मॉलिक्यूलर लेवल यानी आणविक स्तर पर सबसे छोटी इकाई, माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी सूक्ष्मदर्शी स्तर पर सबसे छोटी इकाई, एंड इकोसिस्टम लेवल यानी पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे छोटी इकाई। ओके, तो हम यहां पे लिखते हैं कि आंसर स्मॉलेस्ट यूनिट एट मॉलिक्यूलर लेवल क्या होता है बेटा? एटम। ठीक है, आणविक स्तर पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है? एटम। सूक्ष्मदर्शी पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सेल। और इकोसिस्टम लेवल पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है बेटा? ऑर्गेनिज्म यानी जीव। तो 3 क्वेश्चन पुट किए हमने यहां से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। फर्स्ट इज स्मॉलेस्ट यूनिट एट मॉलिक्यूलर लेवल व्हिच इज एटम, स्मॉलेस्ट यूनिट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल सेल, एंड स्मॉलेस्ट यूनिट एट इकोसिस्टम लेवल ऑर्गेनिज्म। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक हम चैप्टर पे नहीं आए हैं, ये सब बेसिक फंडामेंटल्स है। ओके, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे क्लोज करते हैं और कल से हम टॉपिक पे आएंगे। ओके, तो कल बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी, जो एनसीईआरटी हमें मेंशन करता है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ग्रोथ, सेकंड प्रॉपर्टी रिप्रोडक्शन, थर्ड प्रॉपर्टी है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस। ठीक है, ओके, और फिफ्थ प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म। तो ये 5 प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी आपको देता है। 5 प्रॉपर्टीज के अंदर से कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, कौन सी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, व्हाट इज डिफाइनिंग, व्हाट इज नॉन डिफाइनिंग। ठीक है, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? ऐसे ही पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। क्लियर? आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे। डोंट वरी। थैंक यू सो मच।